हमारे देश में राजा, रियासत, राजघरानों की कहानियाँ हमेशा से ही काफ़ी प्रचलित हैं। लेकिन आज की कहानी थोड़ी अलग है, जिसमें राजा रानी के साथ साथ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का भी संगम है। आज की कहानी है भावर रियासत के मेजर कुमार राजा रामेंद्र रॉय चौधरी की, जो अपने मृत्यु के 12 साल बाद वापस आ जाते हैं। मरने के बाद वापस कैसे? तो चलिए पता करते हैं। लेकिन उससे पहले क्विक रिकैप। कहते हैं भावल रियासत ईस्टर्न बंगाल यानी प्रेजेंट डे बांग्लादेश की ढाका नवाब एस्टेट के बाद दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी। 569 वर्ग मील तक फैली हुई रियासत, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा गांव और 5 लाख के करीब आबादी थी। और ऐसी रियासत जिसकी कुछ ज़मीन अभी भी ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल के बाहर आती थी, और यही बात अंग्रेज़ों को परेशान कर रही थी। काली नारायण भावल राजवाड़ी के सबसे इज्जतदार ज़मींदार थे, इसीलिए अंग्रेज़ों ने उनको रॉय और राजा जैसे पद से भी नवाजा था। काली नारायण रॉय के बाद उनके बेटे राजेंद्र नारायण रॉय चौधरी, जिनकी शादी बिलासमणि देवी से हुई, और उनके 6 बच्चे थे, 3 बेटे और 3 बेटियां। सबसे बड़े बेटे कुमार नरेंद्र रॉय, मेजर कुमार रामेंद्र रॉय और सबसे छोटे रविंद्र रॉय। सन 1901 में जब राजा राजेंद्र की मृत्यु हो जाती है, तब सबसे बड़े बेटे नरेंद्र कुमार रियासत को संभालते हैं। वहीं मेजर कुमार रामेंद्र रॉय अपनी ही मौज मस्ती में रहते थे। शराब, नाच गाना और बहुत सी स्त्रियों से उनके संबंध थे। इसीलिए इन सब से परेशान होके रानी विलासमणि देवी उनकी शादी विभावती देवी के साथ करा देती हैं, और विभावती देवी के साथ उनका भाई सत्य बनर्जी भी उनके साथ आता है। इसके बाद राजमाता विलासमणि और राजा नरेंद्र रॉय की भी अकाल मृत्यु हो जाती है। राजवाड़ी में एक के बाद एक मृत्यु, जैसे किसी ने काला जादू कर दिया हो, ऐसा लोग कहते थे। अब मेजर कुमार रामेंद्र रॉय के ऊपर ही रियासत का सारा भार था, और उन्होंने काफी बखूबी से सब संभाला। लोग बहुत खुश थे उनसे। लेकिन कुछ टाइम बाद उनको सिफिलिस नाम की बीमारी हो गई थी, जो कि एक यौन रोग है। जब उनकी बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, तब सन 1909 में विभावती देवी, सत्य बनर्जी और फैमिली डॉक्टर मेजर कुमार को इलाज के लिए दार्जिलिंग लेके जाते हैं। लेकिन वहाँ भी उनकी तबीयत में सुधार नहीं आता, और फिर 8 मई 1909 में वायरल ई कोली नाम की बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर वहीं उनका दाह संस्कार भी कर देते हैं। ये खबर सुन के पूरी रियासत सदमे में आ जाती है। लेकिन इस बात से अंग्रेजी सरकार बहुत खुश थी, क्योंकि भावल रियासत पे उनका कंट्रोल होने वाला था। और फिर 1913 में छोटे कुमार की मृत्यु के साथ ही भावल राजवाड़ी का सूरज धुंधला हो जाता है। इतनी बड़ी रियासत, 3 कुमार और तीनों ही निसंतान। अब भावल रियासत कोर्ट ऑफ वार्ड्स के कंट्रोल में आ गई थी, जहां वो अपने नए नए नियमों से किसानों का जीना दुश्वार कर रही थी। फिर सन 1920 और 1921 के बीच एक खबर बहुत तेजी से लोगों में फैल रही थी। वो ये थी कि कुछ 3-4 महीनों से ढाका के बकलैंड बंद में रूपल हाउस के पास राख में लिपटा एक सन्यासी घूम रहा है। उसका शरीर, हाव भाव, चाल चलन से वो भावल रियासत के मेजर कुमार रामेंद्र रॉय से काफ़ी हद तक मेल खा रहा है। उड़ते उड़ते ये खबर भावल राजवाड़ी के कानों तक भी पहुंची। इस बात की पुष्टि करने के लिए वो सन्यासी को देखने आते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी सन्यासी उनके मेजर कुमार नहीं लग रहे थे।
सिवाय मेजो कुमार की छोटी बहन तरुणमयी के। जब वो सन्यासी से उसका नाम पूछती हैं तो वो अपना नाम सुंदर दास बताता है। इसके बाद तरुणमयी देवी और भावल के लोग सन्यासी को बार बार भावल आने को कहते, लेकिन वो हर बार मना कर देता और एक दिन थक हार के वो मान जाता है। और फिर क्या था, हाथी घोड़ों के साथ भावल राजवाड़ी में सन्यासी का स्वागत होता है। कहते हैं लोग उन्हें लाखों की तादाद में देखने आए थे, यहाँ तक कि वहाँ के किसानों ने उन्हें उनका हिस्से का टैक्स भी देना शुरू कर दिया था। लोग चाहते थे कि वो वापस आ जाएं और अपनी राजवाड़ी संभालें। पहले तो सन्यासी ने साफ मना कर दिया, पर लोगों की जिद के आगे वो झुक जाता है। जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में सुना कि ये लड़ाई सिर्फ एक राजा के हक की नहीं थी, बल्कि राष्ट्रवाद की भी लड़ाई थी। और फिर आखिरकार 24 अप्रैल 1930 में राजा रामेंद्र रॉय चौधरी, रानी विभावती देवी और कोर्ट ऑफ वार्ड्स के खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं। 30 नवंबर 1933 में ढाका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस का ट्रायल शुरू होता है और सन 1936 में 3 साल बाद कोर्ट मेजो कुमार रामेंद्र रॉय चौधरी के पक्ष में फैसला सुनाती है। पर मेजो कुमार की तो मृत्यु हो गई थी, फिर ये सन्यासी राजा कैसे हो सकता है? जैसे कि हमने कहानी में सुना कि मेजो कुमार काफ़ी चीज़ों के शौकीन थे, शिकार, शराब और स्त्रियां, और इसीलिए राजमाता उनकी शादी विभावती देवी से करा देती हैं, जिनके साथ उनका भाई सत्य बनर्जी भी साथ आता है। शादी के बाद भी मेजो कुमार के गैर स्त्रियों से संबंध थे और यही सब देख के सत्य बनर्जी का मन मेजो कुमार के लिए आक्रोश से भर जाता है। इसी बीच जब मेजो कुमार को सिफिलिस नाम की बीमारी हो जाती है, तब सत्य बनर्जी फैमिली फिजिशियन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के साथ मिलके मेजो कुमार को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। सन 1909 में सत्य बनर्जी, विभावती देवी और फैमिली डॉक्टर मेजो कुमार को लेके दार्जिलिंग के लिए रवाना होते हैं। वहाँ वो स्टेप असाइड नाम के रिजॉर्ट में मेजो कुमार के इलाज के लिए ठहरते हैं और फिर इलाज के नाम पे उनको क्विनिन सल्फेट जैसी दवाई देना शुरू करते हैं, जिससे उनको इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लड स्टूल और डायरिया हो जाता है और इसी की वजह से मेजो कुमार की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु असल में 8 मई की शाम 7:30 बजे हुई थी, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट में रात के 12:30 बजे का समय लिखा है। और कोर्ट का यही सवाल था, जब मृत्यु 8 मई को हुई तो एक दिन बाद क्यों दाह संस्कार किया? असल में ये हुआ था, मेजो कुमार की मृत्यु 7:30 बजे ही हुई थी। उसके बाद जब शरीर को दाह संस्कार के लिए शमशान घाट लेके पहुंचे तो ऐसी घनघोर बारिश और ओले बरसने लगे कि जिनको दाह संस्कार के लिए भेजा था वो सब तितर बितर हो गए। और जब बारिश थमने के बाद वापस आए तो वहां से बॉडी गायब थी। उसी रात विक्टोरिया हॉस्पिटल से फेन गोमचे नाम के आदमी, जिसका शरीर और रंग मेजो कुमार से मिलता जुलता था, उसकी बॉडी मुर्दा घर से गायब हो जाती है और फिर उसी आदमी की बॉडी को मेजो कुमार बता करके 9 मई को जला देते हैं। 8 मई जब तेज बारिश के डर से सब तितर बितर हो गए थे, तब मेजो कुमार के कराने की आवाज़ शमशान घाट में कुछ नागा साधुओं ने सुनी और फिर उन्होंने पूरे 12 साल उन्हीं के साथ रह के भारत भ्रमण किया। उन बीतते सालों में उनकी याददाश्त भी कम हो गई थी, लेकिन एक दिन अचानक उन्हें ढाका की याद आई और फिर वो अपने गुरुजी के कहने पे ढाका के बकलिन बन पहुंचे। वहाँ लोगों ने उन्हें पहचान लिया और फिर ना चाहते हुए भी उन्होंने अपने लोगों के लिए केस फाइल किया। 1930 में ढाका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। इस केस में जीवन के हर क्षेत्र से किसान, मजदूर, जमींदार,
प्रोफेसर, डॉक्टर्स, फोटोग्राफर्स, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट, बैरिस्टर को मिला के 1000 से भी ज़्यादा विटनेस ने बयान दिए। 2000 डॉक्यूमेंट्स और फोटोज़ पेश किए गए। उनमें से सबसे अहम सबूत होता है मेजर कुमार की लाइफ टर्म पॉलिसी, जो उन्होंने 25 अगस्त 1905 में सत्य बनर्जी के कहने पे करवाई थी। और उसी पॉलिसी के मेडिकल डॉक्यूमेंट से सन्यासी की बॉडी मैच की जाती है। और हैरानी की बात है 21 में से 19 मार्क मैच करते हैं। और फिर 1936 में कोर्ट का फैसला मेजर कुमार राजा रामेंद्र रॉय चौधरी के पक्ष में आता है। इसी के साथ उनकी जीत होती है और कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स की हार। ये हार उन्हें रास नहीं आती और फिर विभावती देवी कलकत्ता हाई कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करते हैं। 25 नवंबर 1940 में कलकत्ता हाई कोर्ट भी पुराने फैसले के पक्ष में ही वर्डिक्ट देती है। कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स और विभावती देवी फैसला नहीं मानते और सीधे प्रिवी काउंसिल लंदन में अपील करते हैं। केस की सुनवाई कुछ साल वर्ल्ड वॉर की वजह से रुक जाती है, पर आखिरकार 30 जुलाई 1946 में फाइनल वर्डिक्ट आता है कि भावल सन्यासी राजा रामेंद्र रॉय चौधरी ही है। जैसा कि हमने कहानी में सुना कि भावल केस राष्ट्रवादी हिंदुस्तानियों और अंग्रेजी हुकूमत के बीच भी था और इस केस के जरिए हमने उन्हें साबित कर दिया कि हम भी खुद में सक्षम हैं। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। 1946 में फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद राजा रामेंद्र रॉय अपने परिवार के साथ काली मंदिर में दर्शन करने गए थे, जहां उनको हार्ट अटैक आता है और 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। आज भी बहुत से लोग कहते हैं कि वो सन्यासी बहरूपिया था, इसीलिए उसे अपने कर्मों की सज़ा मिली। वहीं दूसरी तरफ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स कहती हैं कि भावल सन्यासी ही राजा रामेंद्र चौधरी थे। आपको क्या लगता है? फिर मिलते हैं।